एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अवसर कठिनाइयों के बीच छिपा होता है। और ये बात मुझे लगता है आज हमारी चर्चा के लिए एकदम सही है। बिल्कुल। हम आज भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई के अवसरों और चुनौतियों पर गहराई से बात करेंगे। और ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस के हालिया विश्लेषण पर आधारित है। हाँ, तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से और आम जानकारी के लिए भी काफी अहम है। और देखिए, एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास सामने आया है। वही है ना कि वैश्विक स्तर पर उभरते बाजारों में एफडीआई कम हुआ है और भारत में भी। मतलब वित्त वर्ष 25 में सकल एफडीआई तो रिकॉर्ड $81 बिलियन था। हाँ, रिकॉर्ड आंकड़ा था वो। पर शुद्ध एफडीआई वो प्रत्यावर्तन यानी रिपैट्रिएशंस बढ़ने की वजह से 96% घट गया, सिर्फ 0.35 बिलियन रह गया। 96% की गिरावट, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और सोचने पर मजबूर करता है कि पैसा आ तो रहा है पर शायद रुक नहीं रहा या वापस जा रहा है। तो इसी पहेली को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि भारत निवेशकों के लिए क्यों आकर्षक है, फिर किन चुनौतियों का सामना है और आगे क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, भारत क्यों लुभा रहा है निवेशकों को? सबसे पहली बात तो भारत की तेज आर्थिक रफ्तार। हाँ, अर्थव्यवस्था की मजबूती। वित्त वर्ष 24-25 में भी देखिए 6.5% वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। और हम जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, $4 ट्रिलियन के पार। ये अपने आप में एक बड़ा पुल फैक्टर है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है, भारत की युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब 2036 तक कामकाजी उम्र यानी 15 से 59 साल वाली आबादी करीब 65% होने की उम्मीद है और औसत उम्र सिर्फ 28 के आसपास। तो एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी और काम करने वाले लोग भी। बिल्कुल, निवेशकों को दोनों चीजें दिखती हैं। फिर आता है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो भी तो सुधर रहा है ना, जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP, PM गति शक्ति। हाँ, और लगभग 280 चालू विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZs हैं। सागरमाला, भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं। ये सब मिलकर माहौल बना रहे हैं। और सरकारी नीतियां, मेक इन इंडिया, PLI योजनाएं, इनका कितना असर रहा है? काफी असर रहा है। PLI यानी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, इसने तो कई सेक्टर्स में जान फूकी है और कई क्षेत्रों में तो ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की मंजूरी है। ये सब वजह हैं उस 81 बिलियन के आंकड़े के पीछे। और नए क्षेत्र भी तो उभर रहे हैं, जैसे हरित ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें भी काफी निवेश आया है। हाँ, 2020 से 23 के बीच ही 6 बिलियन से ज्यादा का FDI आया है हर एक ऊर्जा में। फिर इलेक्ट्रिक वाहन है, EV का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, इनमें भी काफी निवेश दिख रहा है। और डिजिटल क्रांति को कैसे भूल सकते हैं। और भारत की लोकेशन, उसकी भी तो बात होनी चाहिए। जरूर। भारत की जो रणनीतिक भौगोलिक स्थिति है वो उसे दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका के बाजारों तक आसान पहुंच देती है। जो हाल में भारत UAE CPA समझौता हुआ वो इसी का उदाहरण है। तो ये सब तो हुई अच्छी बातें कि भारत क्यों आकर्षक है, लेकिन फिर वो 96% वाली गिरावट क्यों? वो $0.35 बिलियन का शुद्ध FDI आंकड़ा वो हमें चुनौतियों पर लाता है। सही, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सुधारों के बावजूद जो नियामक प्रक्रियाएं हैं, रेगुलेटरी बॉटलनेक्स, वो अभी भी थोड़ी जटिल और धीमी हैं। जैसे वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDPA 2023, उसके नियम अभी तक फाइनल नहीं हुए। इससे एक अनिश्चितता बनी रहती है। बिल्कुल। और लॉजिस्टिक्स की कमियां, ये एक बड़ी समस्या है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38वें स्थान पर था। अच्छा। और हमारी लॉजिस्टिक्स लागत यानी सामान लाने में जाने का खर्च GDP का करीब 14% है, जबकि विकसित देशों में ये 7-8% होता है। बाप रे, मतलब लगभग 2 गुना। हाँ, खराब सड़कें, बंदरगाहों पर भीड़, धीमा रेल नेटवर्क, ये सब मिलकर लागत बढ़ाते हैं। और ये मेक इन इंडिया के लिए तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर एक और बड़ी चुनौती है कुशल श्रम की कमी, स्किल शॉर्टेज। हाँ, हमारी आबादी तो बहुत है, पर क्या उनके पास वो स्किल्स हैं जो आज की इंडस्ट्री को चाहिए, खासकर टेक्नोलॉजी और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में? यही बात है। एक अनुमान है कि 2026 तक हमें 14 से 19 लाख तकनीकी पेशेवरों की कमी हो सकती है। ये बहुत बड़ा गैप है। और बाहरी जोखिम भी तो है, जियोपॉलिटिकल रिस्क। हाँ, पड़ोसी देशों के साथ तनाव की स्थिति या फिर
दुनिया के बड़े बाजारों में बढ़ता संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब लंबी अवधि के निवेश के फैसलों पर असर डालते हैं। और देश के अंदर एक पुरानी समस्या, जमीन अधिग्रहण में देरी। वो तो है ही। करीब 35% राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी का कारण भूमि अधिग्रहण ही बताया जाता है। ये निवेशकों का भरोसा कम करता है। और मुकाबला भी तो कड़ा है। वियतनाम, बांग्लादेश, मेक्सिको जैसे देश। हाँ, ये देश भी एफडीआई आकर्षित करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं और अक्सर आसान नियम और कम लागत की पेशकश करते हैं। तो भारत को उनसे भी मुकाबला करना है। साथ ही एक और बात, टेक्नोलॉजी अपनाने की धीमी रफ्तार, खासकर छोटे शहरों और एमएसएमईज में। सही कहा, इससे हाईटेक निवेश सीमित हो जाता है। तो ये तो हो गई चुनौतियां। अब सवाल है कि आगे क्या, रास्ता क्या है? देखिए, समाधान मोटे तौर पर पता है। असली चुनौती उनके तेज कार्यान्वयन में है। सबसे पहले तो नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा, तेज करना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट यानी समझौतों को लागू करवाना, उसे मजबूत करना होगा। बिल्कुल। और बुनियादी ढांचे में निवेश तेज करना होगा, खासकर लॉजिस्टिक्स और डिजिटल नेटवर्क में। और वो स्किल गैप, उसके लिए क्या? उसके लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम चलाने होंगे। मतलब इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी। टैक्स व्यवस्था का क्या? वो भी तो निवेशकों के लिए बहुत मायने रखती है। हाँ, एक सरल, स्थिर और अनुमानित टैक्स सिस्टम बनाना होगा ताकि निवेशकों को कोई सरप्राइज न मिले। हरित निवेश को बढ़ावा देना भी जरूरी लगता है आजकल। बहुत जरूरी है। और साथ ही इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेहतर बनाना होगा। राज्य स्तर पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना होगा। हाँ, क्योंकि ज्यादातर काम तो राज्यों में ही होता है। बिल्कुल। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को पूरे देश में फैलाना होगा, सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे। और मुक्त व्यापार समझौते, एफटीएज, इनके जरिए व्यापारिक साझेदारियां मजबूत करनी होंगी। तो संक्षेप में कहें तो भारत में एफडीआई की संभावनाएं तो बहुत है। मजबूत विकास दर है, युवा आबादी है, नीतियां भी बन रही हैं। हाँ, संभावनाएं अपार हैं। लेकिन इन संभावनाओं को हकीकत बनाने के लिए जो चुनौतियां हमने गिनी, उनसे निपटना ही होगा। लगातार निवेश आकर्षित करने के लिए ये जरूरी है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या भारत सिर्फ निवेश को न्योता देने से आगे बढ़कर वास्तव में वैश्विक पूंजी का हकदार बनने के लिए तैयार है? क्या वो गहरे संरचनात्मक सुधार करने को तैयार हैं जिनकी जरूरत है, खासकर तब जब दुनिया जियोपॉलिटिक्स के आधार पर फिर से संगठित हो रही है? ये वाकई एक बड़ा और विचारणीय सवाल है। क्या हम सिर्फ एक विकल्प हैं या पहली पसंद बन सकते हैं? यही सोचना होगा। तो ये थी भारत में एफडीआई के अवसरों और चुनौतियों पर हमारी आज की गहन चर्चा। यूपीएससी की तैयारी करने वालों और बाकी सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस विश्लेषण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हाँ, आपकी विचार महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।